दगड़ियों, जब तक ये लोकसभा के चुनाव लगे रहेंगे तब तक राज्यों में या देश के स्तर पर जो भी घटनाएं घटेंगी या जो घटनाएं राजनीतिक रूप से घटवाई जाएंगी, वो चुनावी समीक्षकों के जो चुनावी चश्मे हैं उनके लेंसों पर तो तैरेंगी ही तैरेंगी और अलग अलग माध्यमों से आप सबके सामने परोसी भी जाएंगी ही। इस बीच कई घटनाक्रम घटे, लेकिन बीते रोज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर थी घटना की, वो ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क साहब, उनके बयान को लेकर थी। मस्क साहब ने जो बयान दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है, लेकिन भारत में बड़ी चिंता के रूप में भी देखा जा रहा है। मस्क साहब ने दुनिया को बताया है कि भारत सरकार ने कुछ ट्वीटों को ट्विटर से हटाने का आदेश दिया है और कानून का हवाला देकर आदेश दिया है। ये ट्विटर साहब ने कल ही भारत और पूरी दुनिया को बताया है। भारत सरकार ने उनको आगाह किया है कि यदि वे कुछ ट्वीट, ऐसे ट्वीट जो सरकार के खिलाफ हैं, उनको नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मस्क साहब ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कानूनी अड़चने आए, हमारे लोग जेलों में भेजे जाएं, लेकिन उन्होंने जोर देकर इस बात को भी कहा कि जो उनसे कहा जा रहा है वो दिल से नहीं चाहते हैं कि ऐसा वो करें। लेकिन वो अपने आप को, वो कहते हैं कि पृथ्वी सिर्फ अमेरिका नहीं है, पूरा धरती जो है बहुत सारे देशों की धरती, बहुत सारे देशों के रूप में विभक्त है। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन ट्वीटों को हटाने के लिए कहा गया है हमसे, वो भारत में नहीं दिखेंगे, भारत से बाहर वो दिखेंगे, हम उनको दिखाएंगे। स्पष्ट रूप से उनकी चेतावनी भी। और वो कहते हैं कि इस मामले में हम कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो कानून का जो दायरा है और जो तरीका है वो बहुत लंबा है। वहाँ हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। फिलहाल हम उन ट्वीटों को ट्विटर से हटा रहे हैं जिनको हटाने का निर्देश भारत की सरकार ने दिया है और देगी। ये घटना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी सबसे बड़ी पहचान है और उस स्वतंत्रता का क्या हश्र देश के अंदर हो रहा है, वो सुधी लोग, समझने वाले लोग, जानकार भली भांति समझते हैं, जानते हैं और देख भी रहे हैं। एक घटना। दूसरी घटना, पूर्व राज्यपाल जो कश्मीर में रहे हैं, मलिक साहब की, जो अपने को जाट कहते हैं, किसान कहते हैं, उनके आवासों पर, और अगर मीडिया की भाषा में कहूँ, जो गुलाम मीडिया की, तो उनके ठिकानों पर, मैं आज तक ठिकाना शब्द नहीं समझ पाया, लेकिन गुलाम मीडिया की भाषा है तो, कि उनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाली है। कल डाली थी, अभी चल रही है नहीं चल रही है, गॉड नोज, बट एक घटना थी और बहुत खुश था कल गुलाम मीडिया कि मलिक साहब के ठिकानों पर रेड डाल दी गई है। मलिक साहब बहुत पहले कह चुके हैं ऐसा सब मेरे साथ होगा, और जो मलिक साहब ने आरोप लगाए हैं किस तरीके से परियोजनाओं को हासिल करने के लिए डील की जाती है पुलवामा जैसे मामले में, तो लग तो रहा था कि मलिक साहब पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा।
अब इधर इतने लंबे समय तक छोड़ने के बाद अचानक चुनाव से पूर्व जो सीबीआई उनके गांवों तक जो घर छोड़ रखा है वहां तक अगर पहुंच गई है और ठिकानों में कहा जा रहा है कि उनके दोस्त, उनका गनर, उनका ड्राइवर आदि आदि के घरों तक अगर पहुंच गई है तो कोई डर तो सरकार को है। दाल काली है या दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल खाली है, ये तो आने वाले समय पर ही पता चल सकेगा। लेकिन इधर मलिक साहब के घरों में जब छापे पड़े तो उसी दौरान किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया था और वो अपने बयान तो किसान आंदोलन पर केंद्रित था। वो अपने बयान में कहते हैं कि पंजाब में बहुत सारे संगठन हैं, वो संगठित हो जाएं, एक साथ लड़ें। यानी उनका जो बयान था वो झिड़की जैसा था उस आंदोलन को जो वर्तमान में चल रहा है कि वो कर खाएं। अब ये समझ में नहीं आया कि वो कौन लोग थे जो बार बार राकेश टिकैत से कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में क्यों नहीं है, जबकि एक बड़े वर्ग ने तो पहले ही कह दिया है कि टिकैत साहब इस आंदोलन में नहीं होंगे। बहुत बड़ा वर्ग, हमने भी अपने पुराने वीडियो में कई चीज़ें डाली हैं जो टिकैत साहब को इस आंदोलन की ओर आते हुए नहीं देख रही हैं। लेकिन ऐसे समय पर जब मलिक साहब कहते हैं कि मैं किसान हूँ, जाट हूँ, और उनको भरोसा भी था और उन्होंने बयान दिया कि मुझे भरोसा है कि किसान मेरे साथ हैं, मेरी जाति बिरादरी मेरे साथ है। भड़ास जैसा बयान देने वाले राकेश टिकैत, भड़ास जैसा बयान जो कल दिया है उन्होंने मलिक साहब के छापों पर एक शब्द नहीं बोला। ये भी एक बड़ी घटना के रूप में देखा और समझा जा रहा है। ये जो किसान आंदोलन का जिक्र मैं कर रहा हूं यहाँ, एक बहुत बड़ी घटना इस देश में चल रही है। जब पुराना किसान आंदोलन हुआ था, सरकार की सह पर किसानी खेती की जमीन को कॉरपोरेट से बचाने के लिए तब बहुत सारे संगठन इस आंदोलन में थे। 700 से अधिक लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। और यह कहें कि बहुत बड़े आंदोलन के बाद सरकार झुकी थी और वो कानून जिनको किसानों ने काला कानून कहा था, कॉरपोरेट जिस कानूनों को लेकर फूला नहीं समा रहा था, वो वापस लेने पड़े थे। उस आंदोलन में जो और भी मुद्दे थे, एमएसपी की गारंटी, जो मरे हैं किसान उनको सम्मान, मुकदमे वापस लिए जाने, आदि 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 बहुत सी चीज़ें थी। सरकार ने उन सबको वादा तो किया था, किसान कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। अब क्योंकि बहुत सारे संगठन उस आंदोलन को लड़ रहे थे, इसलिए आंदोलन समाप्त होने के बाद संगठन अपने अपने खेमों में, अपने अपने धड़ों में चले गए और जो एक महासंगठन था वो स्वतः समाप्त होता ही है आंदोलन के बाद। इधर जब लंबे समय तक कयास लग रहे थे कि एमएसपी की गारंटी, किसानों के मुकदमे वापस लेने, किसान जो मारे गए किसान उनको सम्मान देने, मुआवजा देने, आदि आदि की मांगें जो समझौते में थीं, उनको लेकर कोई फैसला, अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो उनसे पूछा जाए। तो अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे, बयान दे रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे। लेकिन किसान, जो पंजाब का किसान है, उन्होंने कहा हम दिल्ली जाके सरकार से कहते हैं कि आप मांगों को पूरा करो। और वो संगठन, जो एक संगठन है, वो दिल्ली की ओर कूच कर गया। हम यहाँ एक लाइन यहाँ जोड़ दूँ, खेती किसानी अगर कहीं बची है, एक जो पारंपरिक रूप से जो हमारी खेती किसानी थी, पूरा एक गांव का जीवन, तो वो बहुत छोटे क्षेत्र में बचा है। ये गुलाम मीडिया ने उत्तर प्रदेश के एक भूभाग को पिछली बार एक अलग देश की तरह जाटलैंड कह दिया था, उसके एक छोटे हिस्से में वो खेती किसानी बची है। लेकिन पंजाब के बहुत और हरियाणा के बहुत बड़े भाग में खेती और किसानी बची हुई है। खेत बचे हैं, खेती बची है, किसानी बची है। तो जहाँ खेत है, खेती है, किसानी है, वहाँ के लोग आगे बढ़े और एमएसपी की गारंटी सरकार से मांगने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वो दिल्ली के लिए चले तो रास्ते में जो हरियाणा का बॉर्डर, जिसको शंभू बॉर्डर के रूप में विश्व विख्यात है ये पिछले आंदोलन से, ये बॉर्डर, वहाँ से आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है।
और इनको रोकने के लिए जिस तरीके से गोलाबारी की जा रही है, फायर किए जा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें, जो गुलाम मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन छन छन के जो तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। वहाँ भारत के ही एक प्रांत के लोग मांगने, अपनी ही सरकार से कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं, मीडिया कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा शत्रु दिल्ली की ओर आ रहा हो और उसके दिल्ली में आते ही सब बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा दिखाते हुए। और सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, कमोबेश अब तो पंजाब की सरकार पर भी आरोप लगने लगे हैं, वो व्यवहार उनके साथ तो एक किया जा रहा है जो दुश्मन के साथ, दुश्मन देश के साथ किया जाता है। ये सबसे बड़ी घटना है। एक किसान परसों मरा है, 2 दिन पहले, और उसके बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि जो संगठन पूर्व में थे सामने आएंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि कितनी बर्बरता के साथ हरियाणा की सरकार उनके संग व्यवहार कर रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जो बम फेंके जा रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं धुएं वाले, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, आँखों के माध्यम से छेतों, फेफड़ों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रभाव से बचने के लिए जो दल सेवा करने के लिए किसानों के पास आ रहे हैं, स्वास्थ्य के दल, वो बैठे हैं वहाँ, तो चुन चुन कर जो ड्रोन से जो हमले किए जा रहे हैं, वो कोशिश की जा रही है कि उन दलों के ऊपर बमबारी हो। यह आरोप किसानों ने लगाया है। यानी ठीक इजराइल जैसा कर रहा है हमास के लिए कि साहब हम आपके हॉस्पिटल के ऊपर बम फेंकेंगे। ये दुश्मन नहीं है, ये देश के गौरव हैं, किसान हैं। ये वो किसान हैं जो देश को पाल रहे हैं। खैर, ये एक घटना थी। इन घटनाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ से 2 घटनाएं इस बीच में निकली हैं। एक घटना तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी एक कानूनी व्यवस्था थी, कई कानूनों को ख़त्म करके, कंपनी एक्ट आदि आदि आदि, पहले से FCR हुआ करता था, फंड के लिए संस्थाएं बनती थीं, संस्थाएं भी पैसा लेती थी, आदि आदि, बहुत कुछ ख़त्म करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को एक कानूनी जामा पहनाया गया था। 2017 से लेकर 2024 इसी महीने तक वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में रहा। बहुत लंबी चौड़ी बहसें हुई, सबूत रखे गए, पन्ने रखे गए, और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो सीधे सीधे कहा यह हमारी संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। और इस पूरे में जो सरकार का पक्ष था वो भी सामने आया। सरकार ने पक्ष रखा था कि चंदा जो राजनीतिक दल लेते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का मूल अधिकार जनता के पास नहीं है। और उसने ये भी कहा था, सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि सूचना का भी मूल अधिकार जनता के पास नहीं है। खैर, सर्वोच्च ने सुना, दोनों पक्षों को सुना और फैसला दिया कि चुनाव आयोग, एक समय दे रखा है चुनाव आयोग को, वो ये बताए देश को, देश के वोटर को, मतदाता को ये बताए कि इस कानून के बनने के बाद से अब तक कुल कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को मिला है। और अगर ये चीज़ सार्वजनिक हो जाएगी तो निश्चित रूप में बहुत सी चीज़ें जो कयासों में है वो पटल में आएंगी और सार्वजनिक होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले से भारत की वर्तमान सरकार खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का गुलाम मीडिया, सरकार की जुबान सरकार के गुलाम मीडिया के माध्यम से भी सुनी जाती है, ने इसको लिया है, उससे भी लगता है कि सरकार खुश नहीं है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2-3 दिन पहले बिल्कुल कथावाचकों की तरह, राम रहीम आदि आदि बहुत सारे कथावाचक हैं, उनकी तरह एक बयान, और वेशभूषा भी उस समय कथावाचकों जैसी थी। जब उन्होंने बयान जारी किया, वो बात कही, उनकी बात में कृष्ण थे, भगवान कृष्ण, सुदामा थे और चावल की पोटली थी। यानी कृष्ण के रूप में सरकार बहादुर हो गई, सुदामा के रूप में उनके मित्र जो चावल की पोटली लाते हैं,
कॉरपोरेट हो गया और चावल की पोटली इलेक्टोरल बॉन्ड हो गई। कुछ जिस तरीके से कहा तो उससे स्पष्ट था कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वे खुश नहीं हैं। अब खुश होते भी कैसे? उनका बनाया हुआ कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की ही एक घटना और है, सर्वोच्च न्यायालय की। भारत में न्यायपालिका के इतिहास की पहली घटना, जब चुनाव के लिए पड़े बैलेट, जो वोट होते हैं, उनकी काउंटिंग सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय के अंदर अपनी अपनी मेज पर की। उनका निरीक्षण किया, परीक्षण किया और गिनती की, और चुनाव को के नतीजों को पलटकर उसको जीता घोषित किया जो बैलेट, जो वोटों के आधार पर जीता हुआ था। यानी चुनाव करवाने वालों ने जिनको हराया वो तो जीते थे। ये मामला कोर्ट गया। छोटा चुनाव था, लेकिन न्यायपालिका के इतिहास की पहली घटना के रूप में ये न्यायपालिका में दर्ज हो गया है। इन सारी घटनाओं के साथ साथ एक बड़ी घटना और अभी सामने है। वो घटना नहीं, घटनाक्रम है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, जहां कांग्रेस प्राय खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में है तो भीड़ जहां जहां वो गए हैं, भीड़ जबरदस्त तरीके से उनके चारों ओर दिख रही है। गुलाम मीडिया नहीं दिखा रहा है। गुलाम मीडिया तो कहीं दिखा रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी, उसकी जीप, उसके अलावा भीड़ की ओर उसका कैमरा मुड़ ही नहीं पा रहा है। होगा कमजोर कैमरा होगा, खराब कैमरे होंगे, नहीं दिखा पा रहे होंगे बेचारे। लेकिन सोशल मीडिया में जो 12,000 14,000 रुपये के मोबाइल हैं वो खूब दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो चौंकाने वाली है। अभी एक बहुत बड़ी घटना, राजनीतिक घटना घटी थी। राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम, राम मंदिर का। उसके बाद घोषणा कर दी गई थी और गाजे बाजों के साथ घोषणा कर दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से संसद में पहुंचेगी, राज्य देश की सरकार संभालेगी, और इस बार जो जीत रहे हैं वो 400 सीटें उनके पास होंगी, से 101 सीटें बाहर जाने की उम्मीद है। और ये भी कहा गया कि 370 तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी और 36 एक सीट उनके गठबंधन वाले लाएंगे। बट टेक्निकली इस बात को कहा गया था। लेकिन इधर जो राहुल गांधी की यात्राएं हैं उसमें राहुल गांधी मजे जैसा लेते हैं। वो अपनी भीड़ में हिंदी क्षेत्र में जातिगत समीकरण को सामने ला रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं लोगों से। वो पहले जाति के आंकड़े बताते हैं, वो पूछते हैं कि ओबीसी कितना % है। लोग कहते हैं साहब 50%। अच्छा ये बताइए एससी कितना % है। लोग कहते हैं साहब 15%। फिर वो कहते हैं आदिवासी कितना % है। घुमा फिरा के वो 70% में लोगों को लाते हैं, लोगों के जवाब को लाते हैं 70% में। फिर वो सवाल पूछते हैं कि जो देश है उसमें 70% एक तरफ और 30% से एक तरफ, पूरे देश में कि अर्थव्यवस्था में, इसके पैसे पर, इसकी बड़ी नौकरियों में उस 20% का कब्जा है। तो 70% कहाँ है, ये सवाल वो पूछते हैं। वो कहते हैं कि अदालतों में आप 70% अदालतों में कहाँ है, 70% उन 90 लोगों में कहाँ है जो देश को चला रहे हैं। फिर वो बहुत प्यार से कहते हैं कि जो 70% है वो कुल्ली, कबाड़ी, मजदूर के रूप में आप सब हैं, बेरोजगार के रूप में आप सब हैं। फिर वो आरोप लगाते हैं कि पेपर लीक ऐसे ही नहीं हो रहा है, आप 70% को रोकने के लिए पेपर लीक हो रहा है। फिर वो आरोप लगाते हैं जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो आप 70% को रोकने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत कुछ वो कहते हैं। तो 30 और 70 का जो तिलिस्म राजनीतिक रूप से राहुल गांधी सामने ला रहे हैं, इसको लेकर भाजपा में तो नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उसमें कैसे होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में बेचैनी दिख रही है। क्योंकि वो जानते हैं अगर ये हिंदी बेल्ट से मतलब होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में, अगर ये 30 और 70
का तिलिस्म वोटों में बदल गया, तो जो वो कह रहे हैं कि 370 हमारे 30 घटक दलों के 400, ये तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। मालूम पड़ा कि वो 370 कहीं और चला गया। 30 और 70 का जो तिलिस्म है वो हिंदी क्षेत्रों में है, और हिंदी क्षेत्रों से बाहर जिसको हम बंगाल में कहते हैं, केरला में कहते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं, आदि आदि आदि, जो साउथ कह देते हैं हम लोग दक्षिण के राज्यों में, तो वहाँ की स्थिति तो सबको मालूम है क्या है। और यदि हिंदी बेल्ट 30 और 70 में आ जाता है तो भाजपा कहाँ होगी? ये सवाल स्वयं मोदी जी और अमित शाह को बेचैन तो किए हुए ही है। अभी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के लोग कि जब एक नेता सड़क में चलता है, यात्रा चलती है, तो थोड़ा ट्रैफिक को बैलेंस किया ही जाता है, पुलिस ट्रैफिक को बैलेंस करती है। लेकिन जहां राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में चली, वहां ट्रैफिक को संयमित नहीं किया जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। शायद यही सोच के ना किया जा रहा हो कि डिस्टर्ब हो जाए, किसी तरह से परेशानी हो, तो हम कहें साहब यातायात बाधित हो रहा है, आप अपने गलियों में ना जाएं, हम जो सड़क बताएंगे वहां से आप जाएं। इस तरह का कोई प्रयास हो रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी जो करना चाहते थे वो करके निकल चुके हैं। यह घटनाक्रम, जो थोड़े घटनाक्रम अभी जो सार्वजनिक रूप से हैं, हिंदी बेल्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, मलिक साहब के साथ जो घटा है, ये मैं अभी इसलिए ला रहा हूं सामने क्योंकि सामने चुनाव खड़े हैं, और चुनाव छोटे वाले नहीं है, बड़े वाले चुनाव है। यानी वो चुनाव है जिनमें जीतने के बाद देश की सत्ता 5 साल के लिए हाथ में आती है। मोदी जी ने तो कह दिया है कि वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटें उनकी हैं। राहुल गांधी मंद मंद मुस्कुराए और बोला कुछ नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं कि देश में सामाजिक न्याय नहीं है, असमानता बहुत बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मतलब वही बात वो कहते हैं। वैसे भी राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, अगर उनकी मां सोनिया गांधी जिद में आ जाती या ठान लेती, तो वो अभी तो अब उनके नाम के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री लिखा ही होता, कोई रोक नहीं सकता था। मैं ये कहना चाहता कि प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है, लेकिन उसे ढीठता से झपटा जाए, ढीठता से उसका जुगाड़ किया जाए, इस पर तो सोनिया गांधी पूर्व में सवाल उठा चुकी है और त्याग चुकी है। राहुल गांधी भी तो उसी परिवार के हैं। जिस तरीके से, जिन तेवरों के साथ भारत जोड़ो प्रथम यात्रा, फिर भारत जोड़ो द्वितीय सेकंड पार्ट, और उसमें सामाजिक न्याय की बात सामने लाए हैं, तब लगता है कि राहुल गांधी किसी एक बड़ी लड़ाई की, लंबी लड़ाई की रूपरेखा तय कर रहे हैं। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तय कर रहे हैं जो इस देश को कॉरपोरेट से बचाने के साथ साथ लोकतंत्र को और अधिक दूर तक ले जाने का रास्ता तैयार कर रहा हो। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं उसे तो लोकतंत्र खतरे में नजर आ ही रहा है, कॉरपोरेट की वजह से आ रहा है। कॉरपोरेट जिस तरीके से स्थापित हो रहा है, स्थापित हो रहा है, हावी नहीं हो रहा है, स्थापित हो रहा है सरकारों में। हम योजना आयोग थे, अब नीति आयोग है। नीति आयोग के जो फैसले हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो समझते हैं वो राहुल की इन यात्राओं, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसका जो तरीका है, राहुल गांधी का जो तरीका है, अभी वो लगता है कि वो एक चीज़ों को समझ रहे हैं और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने एक लाइन खींचनी शुरू कर दिया, या कहें कि लाइन डाल दी है। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं देश को बचाने का, तो निश्चित वो प्रधानमंत्री की लाइन में नहीं है।